गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सत्यम पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल राणौली के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की भूगोल का पहला चैप्टर, मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र में अपन को पहले भूगोल का अर्थ समझना पड़ेगा। भूगोल क्या है? भूगोल, भू इसको हम संधि विच्छेद कर लेते हैं, भू प्लस गोल। भू का अर्थ होता है पृथ्वी और गोल का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। इसका भूगोल का अर्थ हो गया। अब बच्चों, भूगोल की दो शाखाएं होती हैं, मुख्य शाखाएं। नंबर 1 भौतिक भूगोल, और दूसरी मुख्य शाखा होती है मानव भूगोल। ग्यारहवीं क्लास में भौतिक भूगोल आपने पढ़ा होगा, लेकिन 12वीं क्लास में अपन पढ़ेंगे मानव भूगोल के बारे में। भौतिक भूगोल में भौतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक पक्षों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मानव भूगोल में मानवीय पक्षों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है जैसे व्यापार है, कृषि है, परिवहन है, संचार है आदि। इन सब का अध्ययन अपन मानव भूगोल में करेंगे। अब बात आती है मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं हैं जो मोस्टली जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें पहला क्वेश्चन बनता है। मानव भूगोल की परिभाषा। मानव भूगोल की परिभाषा में नंबर 1 पहला जो विचारक है वो है फ्रेडरिक रेटजेल। मानव भूगोल की परिभाषा में फ्रेडरिक रेटजेल ने परिभाषा दी है, मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच, मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखिए, फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा दी है। मानव भूगोल का परिभाषा क्या है कि मानव भूगोल के अंतर्गत मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करता है मानव भूगोल। फ्रेडरिक रेटजेल को आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता
भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी, एंथ्रोपोजोग्राफी। मोस्टली ये क्वेश्चन हमेशा आता रहता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का क्या नाम है, जिन्होंने अपनी मानव भूगोल की एक परिभाषा दी। मानव भूगोल मानव समाजों एवं धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो वो परिभाषा अपनी पुस्तक, जो उस पुस्तक का नाम था एंथ्रोपोजोग्राफी, में ये परिभाषा इन्होंने दी। इसका दूसरा क्वेश्चन एक ये भी बन जाता है कि आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर भी फ्रेडरिक रेडजेल होगा। यहां तक समझ में आ गया होगा। दूसरी परिभाषा जो मानव भूगोल की परिभाषा दी है वो है एलन सी सैंपल के अनुसार। एलन सी सैंपल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी एवं क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर दीजिए। परिभाषा हमेशा लिखते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे और इन्वर्टेड कॉमा में इसको बंद कर देंगे। तो दूसरी परिभाषा मानव भूगोल की एलन सी सैंपल के अनुसार क्या दी है कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और एवं क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये मानव भूगोल की दूसरी परिभाषा एलन सी सैंपल के अनुसार दी गई है। इसकी तीसरी परिभाषा पाल विडाल डी ला ब्लांस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा पाल विडाल डी ला ब्लांस के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा शुरू करेंगे। मानव भूगोल जिसमें हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो हमारी मानव भूगोल जिसमें हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम एवं इस पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के परिवर्तनशील लिख दो या पारस्परिक लिखो, इसकी जगह पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे।
ये तीसरी परिभाषा पाल विडाल डी लावेलांस के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा है कि हम मानव भूगोल जिसमें हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम एवं पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ये तीसरी परिभाषा है। और एक लास्ट परिभाषा इसकी मानव भूगोल की और है, इसमें डिकेन एवं पीट्स के अनुसार। डिकेन एवं पीट्स के अनुसार मानव एवं उसके कार्यों का समाविष्ट है। तो मानव भूगोल की 4 परिभाषाएं दी गई हैं। फ्रेडरिक रेडजेल के अनुसार, एलन सी सैंपल के अनुसार, पाल विडाल डी लावेलांस के अनुसार और डिकेन व पीट्स के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषाएं दी गई हैं। अब इसका अगला टॉपिक एक आता है मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति में इस पृथ्वी पर मानव के द्वारा जो निर्मित चीजें हैं, बनाई गई हैं, उन सब का अध्ययन है वो मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी पर मानव के द्वारा निर्मित भूदृश्य, पृथ्वी पर मानव के द्वारा निर्मित भूदृश्य, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। जैसे उद्योग है, कारखाना है, परिवहन है, व्यापार, संचार आदि, इन सब का अध्ययन है वो मानव भूगोल की विषय के या प्रकृति के अंतर्गत किया जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इस पाठ का आता है विषय क्षेत्र। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मानवीय अनुक्रियाएं और नंबर 2 भौतिक दशाएं। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के विषय क्षेत्रों को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो मानवीय अनुक्रियाएं और दूसरा है भौतिक दशाएं।
लेकिन मानव भूगोल के जो विषय क्षेत्र है मुख्य रूप से उनको 5 भागों में बांटा गया है। डायग्राम से समझो, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, नंबर 3 कालिक अनुक्रम, नंबर 4 नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन, और नंबर 5 अन्य प्रदेशों से संबंध। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र मुख्य रूप से 5 भाग हैं। नंबर 1 जनसंख्या, नंबर 2 प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, नंबर 3 कालिक अनुक्रमक, नंबर 4 नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन, और नंबर 5 है अन्य प्रदेशों से संबंध। यानी जो मानव भूगोल के विषय है, पूरी जो किताब है उसका सही मायने में बात करें तो ये प्रश्न डिपेंड करता है पढ़ना क्या है अपन को किताब के अंदर। किताब के अंदर पढ़ेंगे क्या, अपन पूरे लेसनों के अंदर क्या पढ़ेंगे, वो इस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। यदि ये प्रश्न आपके समझ में आ गया तो शायद मेरे हिसाब से पूरी किताब आपके समझ में आ जाएगी। जनसंख्या, अब जनसंख्या के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे क्या, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र है, पहला टॉपिक है जनसंख्या। अब जनसंख्या के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे वितरण के बारे में पढ़ेंगे, वृद्धि के बारे में पढ़ेंगे, इसमें जनसंख्या घनत्व के बारे में पढ़ेंगे, जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ेंगे, और जातीय संरचना के या प्रजातीय संरचना के बारे में अपन इस जनसंख्या वाले टॉपिक में अपन पढ़ेंगे। दूसरा आता है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। अब प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे जल है, वायु है, और खनिज हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, ये प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन हैं। इन सब का अध्ययन है वो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन में अपन अध्ययन करेंगे। कालिक अनुक्रमक, तीसरा टॉपिक आता है कालिक अनुक्रमक, यानी इस पृथ्वी पर मानव के द्वारा जो निर्मित हैं उन सब का अध्ययन है। इस कालिक अनुक्रम में क्या पढ़ेंगे कि इस पृथ्वी पर मानव के द्वारा जो भूदृश्य निर्मित है उन सब का अध्ययन है कालिक अनुक्रम। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कालिक अनुक्रम में अपन उन चीजों का अध्ययन करेंगे। अब आता है चौथा टॉपिक नियोजन एवं संगठन। नियोजन होता क्या है, किसी भी कार्य को करने से पहले रूपरेखा बनाना और उसको क्रियान्वित करना क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। नियोजन भूगोलवेत्ताओं को ये आगे प्रादेशिक संगठन है। भूगोलवेत्ताओं को इतना मालूम नहीं होता है कि पृथ्वी तल पर जो मानवीय अनुक्रियाएं होती हैं, पृथ्वी तल भूगोलवेत्ताओं को इतना मालूम नहीं होता कि पृथ्वी पर तल पर जो मानवीय अनुक्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार वितरित हैं
या किस प्रकार वो फैली हुई हैं, इतना जानना आवश्यक होता है कि किसी विशेष ढंग से वो क्यों फैली हुई हैं, उन सब का अध्ययन है वो प्रदेश के प्राकृतिक संगठन के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात जो नियोजन है, नियोजन मैंने पहले बताया था आपको, किसी भी कार्य को करने से पहले उसका रूपरेखा बनाना और उसको क्रियान्वित करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। लेकिन मानव ने असंतुलित विकास करके इस प्राकृतिक वातावरण को असंतुलित कर दिया है। साथ में ही इस हमारी जो वातावरण है इसके अंतर्गत असंतुलित पैदा होने से पर्यावरण में अनेक प्रदूषण की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। इन सब का अध्ययन है वो नियोजन एवं प्रादेशिक संगठन के अंतर्गत इन सब का अध्ययन अपन करेंगे। लास्ट टॉपिक इसका रह गया अन्य प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव एकांकी नहीं है, पृथ्वी पर मानव एकांकी नहीं है बल्कि क्रियात्मक है। पृथ्वी पर मानव एकांकी नहीं है बल्कि पृथ्वी पर पहले विभिन्न क्षेत्र जैसे आर्थिक है, सामाजिक है, राजनीतिक है, संबंध भी होते हैं, उन सब का अध्ययन है वो अपन अन्य प्रदेशों से संबंध में इसका अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस पार्ट का, मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास आज प्राचीन समय से लेकर आज तक कैसा हुआ। नंबर 1, इसके 3 विकास के काल को अपन 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो प्राचीन काल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। प्राचीन काल में क्या हुआ कि मानव पहले जंगलों में रहता था, कंदमूल खाता था और प्राकृतिक वातावरण में रहता तो वो जो प्रकृति आदेश देती थी उसका पालन करता था। ठीक है, एक दूसरे के बारे में ज्ञान बिल्कुल सीमित था, नग्न था, बिल्कुल न के बराबर था। तकनीकी विकास का स्तर बिल्कुल निम्न स्तर का था और चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप होती थी। प्राकृतिक जो देवी देवताएं हैं उनकी पूजा करता था, उनको मनाता था। वेदों में भी ये कहा गया कि उस समय सूर्य देवता, अग्नि देवता और वायु देवता इनको पूजा जाता था, उनकी पूजा अर्चना की जाती थी और उनको मनाया जाता था। तो इस काल में मानव ने प्रकृति को समझने का प्रयास किया था। मानव भूगोल का जो विकास है उसका पहला काल था प्राचीन काल। इस प्राचीन काल में मानव ने प्रकृति को समझने का पूर्ण रूप से क्या किया गया था, प्रयास किया गया था। क्यों? क्योंकि तकनीकी विकास का स्तर बिल्कुल निम्न था, एक दूसरे के बारे में बिल्कुल कोई नहीं जानता था, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण था और प्राकृतिक वातावरण में रहता था और उसकी पूजा अर्चना करता था। पूजा में सूर्य देवता, अग्नि देवता, वायु देवता इनको मनाता था, इनकी पूजा अर्चना करता था। तो कहने का मतलब ये हो गया, मानव भूगोल में जो प्राचीन काल है उसमें मानव प्रकृति में रहता था, अर्थात प्रकृति को समझने का प्रयास करता था। दूसरा काल आ गया मध्यकाल। मानव भूगोल का जो विकास में दूसरा काल आता है मध्यकाल। मध्यकाल में नौ संचालन, अन्वेषणों आदि का विकास हुआ था। मानव एक देश से नौ संचालन का विकास हुआ था, एक देश से दूसरे देश में जाने लगा, एक देश से दूसरे देश के रहस्य खुलने लगे। तो सीधी सी बात है कि इस मध्यकाल के अंतर्गत पृथ्वी को समझने का प्रयास किया गया और यह समझा गया कि इस संपूर्ण पृथ्वी एक ही भाग है। ठीक है, यानी पृथ्वी को पूर्ण रूप से समझने का प्रयास किया गया था। कौन से काल में? मध्यकाल। और आधुनिक काल में जो जर्मन के भूगोलवेत्ता थे, हमबोल्ट था, रिटल था, फ्रोबेल थे, पेसेल, रेडजेल, ये इन्होंने मानव भूगोल को आगे बढ़ाने का बहुत ज्यादा प्रयास किया गया। इन पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए और आधुनिक मानव भूगोल का
विकास कर दिया गया था।